बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पैथोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस को, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर भी कह सकते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस को थ्रू दिस डायग्राम समझते हैं। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड है। तो जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज लेते हैं, हमारी खाने में ग्लूकोज होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से ग्लूकोज, हमारे इंटेस्टाइन्स से ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको नॉर्मल करना होता है, इसको वापस नॉर्मल में लाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, ये यहाँ पर पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स है, ये सेल्स, इसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये इंसुलिन, ये पेंक्रियाज सेंस कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो इन पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है और ब्लड की ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर लेता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज टेकअप कर लेता है और उस ग्लूकोज को मसल्स और लीवर में सप्लाई कर लेता है। यहाँ पर ये इंसुलिन क्या करता है ऐसा कि मसल्स ग्लूकोज टेकअप कर लेता है। तो इंसुलिन मसल में क्या मैकेनिज्म इसका क्या है, मसल में क्या फंक्शन करता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, मसल सेल है फॉर एग्जांपल। ये इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है और यहाँ पर ये एक चैनल होता है। तो इंसुलिन, जब यहाँ से इंसुलिन ब्लड में आता है तो ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कैसे, ये सेल्स को ग्लूकोज कैसे सप्लाई करता है। तो इंसुलिन आता है और इस रिसेप्टर को अटैच हो जाता है, इस सेल को बताता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो आप ग्लूकोज को ब्लड से अपने अंदर कर लें। तो जब ये इंसुलिन, फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन है, जब ये इंसुलिन यहाँ पर अटैच होता है तो ये गेट ओपन हो जाता है, तो ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है। तो इंसुलिन फंक्शन इस तरह करता है कि चाहे वो मसल सेल हो या लीवर सेल हो, सेल के ऊपर एक इंसुलिन के लिए रिसेप्टर होता है। तो इंसुलिन अटैच हो जाता है, तो यहाँ से ये गेट खोल जाता है, ग्लूकोज के लिए वो गेट खोल जाता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। नाउ डायबिटीज़ में क्या होता है, जब किसी की शुगर लेवल इंक्रीज़ हो और वो नॉर्मल में ना आ सके, इंक्रीज़ ही रहे किसी की ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो यहाँ पर जो इंसुलिन रिलीज़ होता है, इस सारे मैकेनिज़्म में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ ही रहता है, डिक्रीज़ नहीं रहता। तो यहाँ से ये बीटा सेल्स में कोई डिफेक्ट आया हुआ होगा, इंसुलिन सीक्रेट या बीटा सेल्स ख़राब हुई होगी, इसकी डिस्ट्रक्शन हुई होगी। तो अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पर डिफेक्ट आ जाए, तो फिर इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी तो फिर वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं कर सकते। या तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया हुआ होगा, या इंसुलिन रिलीज़ भी होगा, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन को रिस्पांस फिर नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि सेल इंसुलिन को रिस्पांस नहीं करेंगे, इस रिसेप्टर में कोई मसला आया हुआ होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन यहाँ पर रिलीज़ तो हो गया है इंसुलिन, लेकिन यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी डिफेक्ट आ सकता है, इंसुलिन की सिक्रीशन में भी डिफेक्ट आ सकता है, इंसुलिन सीक्रेट किया तो नहीं होगा, या यहाँ पर एक्शन में भी, इंसुलिन एक्शन में भी डिफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर
इंक्रीज रहता है, फिर नॉर्मल नहीं होता। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन सिक्रीट होगा कि ऐसी कंडीशंस होंगी कि उन कंडीशन में इंसुलिन सिक्रीट होगा लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। रिसेप्टर में कोई मसला आया हुआ होगा कि सेल जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस क्या है? ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है ड्यू टू या तो इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा या सिक्रीट होगा लेकिन एक्शन नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलिटस। ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ये एक डिजीज़ नहीं है क्योंकि इनके फर्दर टाइप्स है। तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ in which blood glucose level increases due to defect in insulin secretion or insulin action। सो ये हमारे पास डायबिटीज मेलिटस की डिफिनीशन हो गई। नाउ इसके टाइप्स पे आते हैं कि डायबिटीज मेलिटस की टाइप्स क्या है और कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। सो यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो बीटा सेल्स है इनकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी, बिल्कुल इंसुलिन बिल्कुल बनेगी ही नहीं, बिल्कुल रिलीज़ नहीं होगी। इनकी डिस्ट्रक्शन की डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंक्रियाटिक आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन होगी, इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल्स, आइसोलेट सेल्स, इंसुलिन, इसकी अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होगी? ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या है? ये ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो अपनी बॉडी की अपनी सेल्स के ख़िलाफ़ बनते हैं और अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ को हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कहेंगे। तो इस कंडीशन में बीटा सेल के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं। कुछ बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस आई होगी जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेगी। सो ऑटो एंटीबॉडीज़ बीटा सेल के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ या आइसोलेट्स ऑफ लिंगरहान जो ये सेल्स है इनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन सकती है और वो एंटीबॉडी इस पर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर इंसुलिन नहीं बनेगी। तो अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही रहेगी। सो पेंक्रियाटिक आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन होगी इसमें डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में। किस वजह से होगी? ऑटो एंटीबॉडीज़ बीटा सेल के अगेंस्ट। बीटा सेल वो सेल है आइसोलेट ऑफ लैंगरहान के अंदर ऐसी सेल्स है जो स्पेसिफिकली इंसुलिन बनाते हैं। सो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहान्स के अंदर बीटा सेल भी है, अल्फा सेल भी है। तो बीटा सेल ख़ास इंसुलिन की बनाने के लिए है। तो बीटा सेल के ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं और आइसोलेट सेल के ख़िलाफ़ बन सकते हैं। इन सारी सेल्स के ख़िलाफ़ या इंसुलिन के ख़िलाफ़ बन सकते हैं। इंसुलिन इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंटीबॉडीज़। सो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेगी, इसकी वजह से ये सेल डिस्ट्रॉय होगी। तो ये कौन सी डायबिटीज़ मेलिटस है? डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1। और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसके लिए हम बाहर से, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन नहीं बनेगी, नहीं होगी हार्मोन, तो फिर हम बाहर से इंसुलिन लेंगे। हमें इंसुलिन इंजेक्शंस में हमें जो पेशेंट होगा उसको इंजेक्शन में इंसुलिन लगाएंगे, इंजेक्ट करेंगे उसको बाहर से इंसुलिन। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि इसके लिए बाहर से फिर इंसुलिन पेशेंट को लगाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस में इंसुलिन बिल्कुल बनेगी ही नहीं। तो क्या होगा? एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। एब्सोल्यूट मीन्स कि बिल्कुल बनेगी ही नहीं, कंप्लीट डिफिशिएंसी होगी। तो एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी इसमें। इसके अलावा इसमें कीटोएसिडोसिस होगा। कीटोएसिडोसिस मीन जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। ग्लूकोज क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर ग्लूकोज नहीं होगी, एनर्जी मालिक्यूल नहीं होगी, तो फिर दूसरी फैट्स है, हमारी जो सेल्स है वो फैट्स से एनर्जी लेंगे। तो जब फैट्स से एनर्जी लेंगे तो
उस प्रोसेस में क्या बनेगी, कीटोन्स बनेंगे। तो कीटोन्स की वजह से, क्योंकि कीटोन्स एसिड्स है तो उसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटो एसिडोसिस। सो दिस इज डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में क्या होगा, एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी, कंप्लीट डिफिशिएंसी होगी। किस वजह से कि बीटा सेल मुकम्मल तौर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगी, एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी। दूसरी टाइप पे आते हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जैसे हमने इंसुलिन डिपेंडेंट में कहा कि इसको बाहर से हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, लेकिन डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में बाहर से इंजेक्ट नहीं करते। बॉडी की कोई ऐसी इशू होती है इसमें कि बॉडी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन बनती है, लेकिन कोई और मसला होता है, इंसुलिन एक्शन नहीं करता। यहाँ पर जो मैंने कहा कि यहाँ पर इंसुलिन डिस्ट्रॉय होगी, इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनेगी। डायबिटीज मेलिटस में टाइप 2 में इंसुलिन बनेगी, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई मसला होगा कि इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इस रिसेप्टर में कोई मसला होगा, तो इंसुलिन रिलीज तो होंगे, सीक्रेट तो होंगे, लेकिन एक्शन नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स कि यहाँ पर इन जो रिसेप्टर है वो इनएफेक्टिव हो जाएगी, रिसेप्टर इनएफेक्टिव हो जाएगी, फिर इंसुलिन एक्शन नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन को ये सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये ग्लूकोज, तो फिर ये गेट्स नहीं खोलेंगे और ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकेंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 में रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी, इसमें एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी नहीं होगी, मींस कंप्लीट डिफिशिएंसी नहीं होगी। इंसुलिन तो यहाँ से रिलीज हो रही है, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो इसमें रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन रिलीज हो रही है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये इन सेल्स में कोई मसला, इन सेल्स के साथ कोई मसला है, ये रिसेप्टर, ये सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको जवाब नहीं देता। ये सेल्स के रिसेप्टर को अटैच होता है, लेकिन सेल्स गेट्स नहीं खोलती, ये गेट्स नहीं खोल देता है कि ग्लूकोज अंदर चली जाए। तो इसमें क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, मीन्स ये सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी। एब्सोल्यूट, इसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी थी, इसमें रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी। नाउ जो तीसरा टाइप है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल, वर्ल्ड गेस्टेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसी डायबिटीज़ की टाइप है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। जब माँ के पेट पे बच्चा होता है या प्रेग्नेंट होती है कोई वुमन, तो उस कंडीशन में ये डायबिटीज़ डेवलप होता है। इसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज इंक्रीज रहता है, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज इंटॉलरेंस का होना, इसको क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्यों होता है, ये डायबिटीज़ क्यों होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज होते हैं। प्लेसेंटा क्या है, मदर और चाइल्ड और जो बेबी होता है, जो पीटस होता है, उनके दरमियान एक कनेक्शन है, जिसके ज़रिए से मदर से जो पीटस को जो ज़रूरियात होती है, जो नीड्स होती है पीटस की, क्योंकि पीटस को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो थ्रू प्लेसेंटा मदर से पीटस में सप्लाई होता है। तो उस प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो वो हार्मोन्स क्या करता है, इंसुलिन के लिए ये रिसेप्टर इनएफेक्टिव कर लेता है, ये रिसेप्टर इनएफेक्टिव करता है, तो फिर इंसुलिन एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब ये हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है, तो इसकी वजह से इंसुलिन इनएफेक्टिव हो जाता है। तो फिर अगर इंसुलिन इनएफेक्टिव हो जाए तो ये गेट्स नहीं खोलेंगे, ग्लूकोज अंदर दाखिल नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा। सो ये हार्मोनल
चेंजेस की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, जो जब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। नाउ अगर इसकी साइंस और सिम्टम्स की हम बात करें तो साइंस और सिम्टम्स में इसकी क्या है कि पूली यूरिया होगा, मीन यूरिन ज़्यादा होगी, और इसके अलावा तरस्ट फील होगी, प्यास बहुत ज़्यादा होगी। जो पेशेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पूली पैगिया होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, और पूली यूरिया होगा, और पूली डिस्पसिया होगा, जिसमें पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती हो। क्योंकि प्यास ज़्यादा क्यों लगती है? पूली डिस्पसिया क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो ग्लूकोज के लिए फिर पानी की भी ज़रूरत होती है, सॉल्यूट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जो सारा पानी है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, तो इसी वजह से पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, थर्स्ट फील करता है पेशेंट। तो उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पूली डिस्पसिया। और दूसरा पूली यूरिया, तो अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पीता है तो उस वजह से यूरिन भी ज़्यादा आएगी, तो पूली यूरिया होगा। और वीकनेस भी हो सकती है, पेशेंट वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो इसके कुछ साइन सिम्टम्स है जो आपने याद रखना है। इसके कुछ लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या हो सकते हैं, मींस लेबॉर्ट्री में इसकी क्या नॉर्मेलिटीज आ सकती है। तो आपको अगर ये समझ आ गया हो तो आप लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स इसकी इजीली आप बता सकते हैं। यूरिन में ग्लूकोज आएगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, इंक्रीज ब्लड इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन। तो ये कुछ लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स है इसके अलावा कीटोन बॉडीज़, जो मैंने यहाँ पर कीटोएसिडोसिस का बताया। कीटोएसिडोसिस क्या है कि ये जब ग्लूकोज नहीं, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो सेल अपनी एनर्जी के लिए क्या यूज़ करेंगे? ये फैट्स यूज़ करेंगे। तो जब फैट्स की ब्रेकडाउन होगी और उससे एनर्जी सेल्स उससे एनर्जी लेंगे तो उसमें कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। तो कीटोन्स एसिड्स है, तो वो क्या करेंगे? वो पीएच को डिक्रीज़ करेंगे, एसिडिटी ज़्यादा होगी, सो यूरिन की पीएच इंक्रीज़ होगी। ठीक है। सो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमने क्या बता दिया कि यूरिन की पीएच इंक्रीज़ होगी, कीटोन बॉडीज़ आएगी यूरिन में, और इसके अलावा यूरिन की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो ये आप अपने साथ नोट कर ले कि ये कुछ लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स है इसके। और इसके अलावा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगी और यूरिन की पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ये भी एक टर्म है, इसके बारे में ये भी आपने याद रखना है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज क्या होता है? एक ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू होती है, ग्लूकोज की ब्लड में नॉर्मल वैल्यू होती है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन जो डायबिटिक वैल्यू है एक हद तक जब पहुंच जाती है ब्लड ग्लूकोज वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस पेशेंट को शुगर है। तो उस हद से अगर कम है ब्लड ग्लूकोज लेवल, मीन्स कि अगर जो शुगर जो डायबिटिक लेवल है उस तक पहुंच नहीं गया, उससे कम है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जैसे कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ब्लड में है 70 से 99 DM पर DL। नॉर्मल यही है। और जो इम्पेयर्ड है, मैंने बताया इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जो है उसकी वैल्यू क्या है? 100 से
125 तक, और फिर जब इससे इंक्रीज़ हो जाती है 125 से, तो उसको हम डायबिटिक वैल्यू कहते हैं। हम कहते हैं कि इस पेशेंट को शुगर है। सो डायबिटिक क्या होगा, ग्रेटर देन 125। तो 126 से जब इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम कि शुगर का पेशेंट है। लेकिन इसके दरमियान नॉर्मल से ज़्यादा हो, नॉर्मल से ऊपर हो, लेकिन डायबिटिस से कम हो, डायबिटिक वैल्यू से कम हो, तो उसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर लेते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है कि हम ओरली पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं, मीन्स हम खिलाते हैं पेशेंट को ग्लूकोज। फिर हम आफ्टर 2 आवर्स हम देखते हैं कि ग्लूकोज ब्लड से कितना गायब हो गया है, कितना ज़्यादा गायब हो गया है, या ब्लड में कितना रह गया है ग्लूकोज। तो हम उसको आफ्टर 2 आवर्स हम देखते हैं। तो उसकी वैल्यूज़ क्या है, नॉर्मल क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू है 140 to 199, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब फास्टिंग इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जो है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, उसकी वैल्यू क्या है, 200 से ऊपर है। 200 से आई थिंक 200 से 240 तक इस तरह है। और जो ग्लूकोज जो डायबिटिक है वो 240 से ऊपर है। इसका मुझे कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 240 है, आप चेक भी करें। सो ये था हमारा डायबिटिस मेलिटस, और इसकी कुछ हमने टाइप्स पढ़ ली। अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।